सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। बड़े ही अहम कानूनी मामलात आज हैं जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, और फिर इलेक्शन कैंपेन जिस तरह से मुख्तलिफ सियासी जमातों की चल रही हैं उस पर हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अपना कैंडिडेट नामजद किया जा चुका है। पीपल्स पार्टी अपना 10 नुकाती एक मंशूर सामने रख चुकी है, और आज MQM पाकिस्तान की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें MQM की जानिब से उनके मंशूर के जो चंद नुकात हो सकते हैं वो बुनियादी बातें आवाम के सामने रखी गई। लेकिन सबसे पहले आज एक बड़ी अहम समात चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर आर्टिकल 62(1)(f) यानी जो नाअहली की मुद्दत है उस हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स अदालत की जानिब से पास किए गए, और ये कहा गया कि ताहयात नाअहली होगी। ये कहाँ लिखा है और इस्लाम में तौबा का रास्ता मौजूद है। ये बड़े अहम रिमार्क्स अदालत की जानिब से इस केस में अब सामने आए हैं, जिसकी बड़ी अहम समात आज हुई है। और ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं कि मूड में है तो ताहयात नाअहल कर दें, ताहयात नाअहली की कोई तो मंतक होनी चाहिए है। अब ये वो केस है जो कि आगे बहुत सारे सियासतदानों के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत कहाँ है, अदालत की जानिब से ये भी सवाल उठाया गया। और फिर आखिर में ये भी कहा गया कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं तो कन्फ्यूजन ना फैलाई जाए। अब 8 फरवरी को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाक तहरीक इंसाफ के पास उसका इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है। वो हासिल करना उनके लिए एक बड़ा इस वक्त चैलेंज है, और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, जहां पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने चैलेंज किया है। और एक बार फिर वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर उन्हें स्टे मिले और रिलीफ मिले ताकि वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकें। लेकिन अब ये कानूनी तौर पर कितना मुश्किल है, क्या चैलेंजेस हैं और इसके कानूनी और सलू क्या क्या हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ सिद्दीकी साहब MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शर्मिला फारूकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो अहमद उवैस साहब, आज आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, बल्ले का निशान हर सूरत आप हासिल करना चाहते हैं। अब कानूनी तौर पर ये आपके लिए कितना मुश्किल है? जो गुज़िश्ता 2 रोज़ में जो सूरत हाल बनी, फैसला महफूज हुआ पेशावर हाई कोर्ट का, वो सामने आया, उसके बाद आप एक बार फिर बैकफुट पर जा चुके हैं। अब वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है, कैसी तैयारी आपकी? देखिए, बात यह है कि जो अभी फैसला रिवर्स हुआ है ना, उसमें एक सिर्फ टेक्निकल बुनियाद के ऊपर हुआ है। उसमें जो है मेरिट जो है वो डिस्कस नहीं किए गए। उसमें यही बुनियाद रखी है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई नुमाइंदा पेश नहीं हुआ था और उसको बगैर सुने ही इन्होंने एक इंटरम ऑर्डर जो है स्टे का इशू कर दिया था, सस्पेंशन का। ये उसकी बुनियाद है, और इस वजह से हम तो बड़े होपफुल हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बल्ले का निशान जो है जिस बुनियाद के ऊपर जो है वो इसको लिया गया है वो बिल्कुल एक आर्बिट्ररी और एक बड़ा डेस्पोटिक एटीट्यूड है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। वजह ये है कि आर्टिकल 17 जो है वो फंडामेंटल राइट्स का राइट ऑफ एसोसिएशन, इसको बड़ा डिटेल एलेबोरेट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 88 की जजमेंट में और 89 की जजमेंट में और फिर 93 की जजमेंट में इसको किया है। और राइट ऑफ एसोसिएशन जो है ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड देन उसका आगे इलेक्शन में पार्टिसिपेशन, एंड ये राइट जो है उसका पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन वो एक आर्बिट्ररी तरीके से सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं लिया जा सकता कि ऑन सम टेक्निकल ग्राउंड कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इन्होंने बनाया था PTI ने वो प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था। ये है उसकी बुनियाद। इसलिए अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। देखिए, अब वी हैव टू वेट, लेकिन हम पूरी लीगल इसकी बैटल जो है उसको लड़ेंगे और आखिरी हद तक जरूर जाएंगे भी, और हम इलेक्शन से कभी बायकॉट भी नहीं करेंगे। दिस इज वेल रिजॉल्व्ड डिसीजन ऑफ PTI। सही। और अहमद साहब, जाहिर है कि ये अब इलेक्शन कमीशन का तो चूंकि फैसला आ चुका है, अब आप लोग का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या मैंडेट नहीं था, इख्तियार नहीं था? जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक हर सियासी जमात पर तो ये लाजिम है कि वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। फिर इलेक्शन कमीशन कहाँ गलत है, कैसे आप उसको गलत साबित करेंगे? वो उसमें सेक्शन 208 है, अगर आप उसको देखिए इलेक्शन लॉज 2017 का, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ इतनी अथॉरिटी है कि अगर ये इंटर पार्टी बेस इलेक्शन को बात आ जाती है और वो नहीं हुए हैं उसके मुताबिक, तो वो फाइन कर सकते हैं।
मैक्सिमम 2 लाख रुपए और मिनिमम 1 लाख रुपए तक। उनका ये काम नहीं है कि वो उसको डिक्लेयर करना कि ये इलीगल इलेक्शन हुए हैं या ये इलेक्शन जो है कालअदम करार दे दिए गए। ये उनके इख्तियारात से तजावुज किया उन्होंने, और यही फैसला अब अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा और वहाँ पे भी यही फैसला होगा। और अभी वहाँ पे भी इनकी जो पेशावर हाई कोर्ट में जो सिंगल बेंच ने फैसला किया था, जिसको बाद में रिवर्स किया गया है, तो डिवीजन बेंच में भी 9 तारीख के लिए डेट फिक्स है। अब डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद फैसला करते हैं कि वो 9 तारीख के लिए उसको रेफर करते हैं कि वो फैसला कर लें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आना हो। डिपेंड करते हैं क्या सूरत हाल होगी। ठीक है, चलें तो जो टेक्निकल पॉइंट्स थे वो आपने उस पर रोशनी डाली। अब शर्मिला साहिबा, इसका सियासी पहलू एक ये भी निकलता है कि अगर एक सियासी जमात इलेक्शन में मौजूद ही नहीं होगी, अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने की उसको इजाज़त नहीं होगी और उसके कैंडिडेट्स आज़ाद हैसियत में लड़ रहे होंगे, तो फिर वो बाद में इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। फिर एक इलेक्शन कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा और जो अगले 30-32 दिन हैं जिसमें ये पूरी कैंपेन चलनी है, उसमें भी फिर वो इलेक्शन को कॉन्ट्रोवर्शियल करने की एक ज़ाहिर है कि एक मुहिम चल पड़ेगी और हर बंदा उस पार्टी का बताएगा कि जी देखें हमारी पार्टी के साथ तो हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो ये एक दुरुस्त माहौल आगे बनने जा रहा है अगले 30 दिन में। जी बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। देखिए, मैं तो इस वक्त बड़ी हैरान हूँ कि महासभा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बहस से चेयरमैन कोई और जमात तो कैंपेन कर ही नहीं रही है। देखिए, पीटीआई के लीगल मामलात अपनी जगह पर, बट व्हाट स्टॉप्स देम फ्रॉम कैंपेनिंग फॉर द इलेक्शंस। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, बलूचिस्तान में वो जलसा कर चुके हैं, वर्कर्स कन्वेंशन कर चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कर चुके हैं, सिंध के अंदर कर लिया है, पंजाब का रुख उन्होंने किया है, पीएमएलएन के गढ़ लाहौर से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ कैंपेन कर रहे हैं। कोई और जमात ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही है। ये सब ड्राइंग रूम की सियासत हो रही है, ये मेल मिलाप हो रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, अलायंसेस बन रहे हैं, बट अवाम में तो कोई जा ही नहीं रहा है। और वहाँ सिवाय पीपल्स पार्टी के कोई और जमात अपना एजेंडा ही नहीं लेकर आई है। मंशूर कहाँ हैं इनके? ये अवाम में जब जाते हैं, अभी तो फिलहाल गए नहीं हैं, लेकिन जब जाएंगे, ना जाने कब जाएंगे। इस तरह अभी आपने कहा कि महीने से कम रह गया है और उस दौरान अभी तक इनके ना मंशूर आए हैं, ना इन्होंने अवाम को बताया कि महंगाई में इनकी जो मायूस है वो करेंगे, किस तरीके से इनकी जॉब प्लेसमेंट्स करेंगे, क्या ये बिजली की नरखों में कैसे कमी लाएंगे, क्या रिलीफ देंगे किसान को, क्या रिलीफ देंगे उन मुतवासित तबके के घरानों को जो इस वक्त अपना गुजर बसर नहीं कर सक रहे हैं, तालीम को कैसे बढ़ाएंगे, सेहत के शोबे में क्या चीज़ें जो हैं वो रेक्टिफाई करेंगे। पीपल्स पार्टी ने तो 10 नकाती एजेंडा दे दिया है, लेकिन इसके अलावा मुझे समझ नहीं आता। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है, बाकी जमातों ने तो अपने आप को दस्तबरदार कर दिया। एक तरह हम सुनते हैं कि एक जमात के सरबराह कहते हैं कि जी। अच्छा शर्मिला साहब, इसमें मुस्लिम लीग नून को हमने देखा रिसेंटली कि थोड़ी सी उन्होंने भी अब पब्लिक गैदरिंग्स को शुरू किया है। अभी जाहिर है कि उनकी टॉप लीडरशिप वहाँ पर नहीं है, लेकिन हमजा शहबाज की हद तक तो थोड़ी सी वो एक्टिविटी नजर आई। एमक्यूएम का जवाब जाहिर है कि रऊफ सिद्दीकी साहब ही देंगे, लेकिन नून लीग की हद तक तो ये मामला शुरू हुआ। पीटीआई के जो इस वक्त लीगल चैलेंजेस हैं उसमें मौजूद रहते हुए तो बड़ा चैलेंज है उनके लिए इस वक्त कोई कैंपेन करना या कहीं पब्लिक गैदरिंग करना। क्यों नहीं बाब साहब, बिल्कुल इलेक्शन इज अ चैलेंज। पीएमएलएन की हमें कोई खातिर खा एक्टिविटी नजर नहीं है, मंशूर ही नहीं आए। पीटीआई का भी मंशूर ही नहीं आया। मंशूर तो लाए ना, चलें सिंबल मिलना नहीं मिलना वो अपनी जगह पर है। कागजात नामजदगी देखिए जी, हजारों की तादाद में कागजात नामजदगी जमा हो, इसमें से चंद अगर एक 30-35 रिजेक्ट हो गए तो इसको इतना बड़ा मामला ना बनाया जाए। वो भी किसी वजह से हुए होंगे ना, आरओ ने अगर रिजेक्ट करें कागजात तो कोई मामला होगा ना। अब इनके इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हुए जो मुतनाज़ा हैं, वो 2013 में भी ऐसे ही थे। खुद ही इनके लोगों ने एतराज़ उठाए थे। फिर जस्टिस वजी की सरबराही के अंदर एक कमेटी बनी थी, उन्होंने भी कहा कि जी गलत हुए हैं। उसके नतीजे में ये हुआ कि मामला दुरुस्त नहीं हुए, लेकिन जस्टिस वजीउद्दीन को फारिग कर दिया गया। तो अपने इंटरनल मामला तो खुद दुरुस्त कर लेना, किसी और का तो कसूर नहीं है इसके अंदर। अगर आप जो 40 सवाल इलेक्शन कमीशन ने पूछे हैं, अगर आप उनका जवाब नहीं दे पाएंगे तो फैसला तो आपके खिलाफ ही आना है ना। अब आप समझते हैं आपसे कोई पूछे नहीं, आपसे कोई ना पूछे कि आपके फंड्स की सोर्सेस क्या हैं। दिस इज नॉट हाउ वी वर्क, दिस इज नॉट हाउ द इलेक्शन इज डन। देखिए बात यह है, आप अवाम में नहीं जा सकते, चलें एजेंडा तो सामने लाए ना। मंशूर देने में क्या हर्ज है?
मुझे नहीं समझ आती कि अवाम सही, बिल्कुल। ये क्या कहने जा रहे हैं, मंशूर क्यों सियासी जमातों का इतनी ताखीर से सामने आ रहा है, ये जरा रऊफ सिद्दीकी साहब के सामने भी रखते हैं, जो कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रऊफ साहब, और उसमें किसी हद तक MQM का एक मंशूर, वो जो आप 18वीं तरमीम में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा जो एक मेजर प्लान, एक मेजर मंशूर, जो बुनियादी नुकात 8-10 जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने लाई है, वो अभी तक क्यों आपकी जमात से सामने नहीं आ रहे? पब्लिक गैदरिंग्स या कोई जलसे जुलूस, अभी शर्मिला साहबा कह रही सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, एक ऐसी फील आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। MQM ने तो आज से 1.5 महीने पहले, 2 महीने हो गए हमारी तो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, हमारे टाउन वाइज जलसे हो रहे हैं, जो कॉर्नर मीटिंग जलसों की सूरत इख्तियार कर गई है। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन ऑफिस खुल रहे हैं, और ये पूरे प्रोसेस में हम न सिर्फ कराची हैदराबाद बल्कि पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में हमारे कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी जैसे ही ये नॉमिनेशन का और इसका सारे मामला मुकम्मल हो जाएंगे तो फुल फ्लैश तो हमारा इलेक्शन कैंपेन चल रही है, मीडिया भी कवर कर रहा है। अब अगर कोई देखे ना देखे, हम तो आवाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। दूसरी बात, जहाँ तक मंशूर की है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो मंशूर के हवाले से हुई है और बड़ी तफसीली हुई है, पूरी बुकलेट हमने दी है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि तमाम सियासी जमातें तो हेडलाइनें लगा कर उसकी बना देती हैं, अपना खुदा भला करे मंशूर। हमने तो मसाइल बताए हैं और उनका हल बताया है। और सबसे ज़्यादा अहम बात हमने जो अभी आपने जो 18वीं तरमीम की बात की, मसला ये है कि हमने तो पाकिस्तान के मसाइल का हल एक लाइन में हमने बयान किया है कि पाकिस्तान के तमाम जिलों को लोकल गवर्नमेंट जितने भी है उनको बाख्तियार बना दिया जाए, सिर्फ कराची हैदराबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान के जिलों को, ताकि जो 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट है वो जब इस्टेब्लिश हो जाएगी और लोगों के घरों के पास उनके मसाइल का हल होगा तो ही पाकिस्तान तरक्की करेगा, वरना ये नहीं हो सकता। सूबे का वजीर आला ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि। और रऊफ साहब, चूंकि मंशूर की सूरत में तो आपने ये आज पेश किया है, इससे पहले नून लीग के साथ आप लोग के एक मुज़ाकरात, एक डायलॉग चल रहे थे, वो कोई सीट एडजस्टमेंट वाला मामला, वो कब फाइनलाइज होता है, नहीं भी होता, तो वो ज़ाहिर है इन्हीं पॉइंट्स को बुनियाद बनाकर उनके साथ डायलॉग शुरू हुए थे, यानी उनके इल्म में है, उनकी अप्रूवल, उनकी रजामंदी इसमें शामिल है। किस पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने एक बाख्तियार शहर, बाख्तियार लोकल अच्छा रोज साहब को रिकनेक्ट करते हैं, आपकी थोड़ी सी आवाज सही तौर पर नहीं आ पा रही, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक हो रहा है आपको रिकनेक्ट करते हैं ताकि आपकी आवाज नाज़रीन तक पहुंच सके। अहमद उवैस साहब, अभी जो एतराज़ हो रहा है तमाम सियासी जमातों पर कि इलेक्शन में तो सिर्फ 30-32 दिन 33 दिन का वक्त बचा है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सियासी जमातें ऑन ग्राउंड तो नज़र नहीं आ रही। आप लोग अदालतों में बिल्कुल वहाँ समातें भी चल रही हैं, आपकी लीगल टीम उसको देख रही है मामले को, लेकिन जो लोग आपके जो कैंडिडेट्स जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में कागजात जमा कराए इलेक्शन के, वो कोई जलसा जुलूस, कोई पब्लिक गैदरिंग, कोई कॉर्नर मीटिंग्स, ये वाला सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं शुरू कर रही है? भाई कैसे शुरू करें? हमें इजाजत कौन दे रहा है शुरू करने की? हमारे लिए तो जो है वो दुनिया तंग की हुई है उन्होंने। हमें तो कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए हैं, हम अदालतों में दरवाजे भी खटखटा रहे हैं इस मामले के ऊपर, लेकिन हमें सिंगल आउट किया जा रहा है और बिल्कुल ये वायलेशन है आर्टिकल 17 की वायलेशन में। और ये इलेक्शन कैंपेन है, राइट टू फ्रेंचाइज जो है वो इज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम PTI मेंबर्स। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जो इसका माइनस PTI इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। और वो इलेक्शन का कोई रिजल्ट जो है वो कामयाब नहीं होगा, ना स्टेबिलिटी आएगी, ना, एंड इट विल बी डिजास्टर्स ऑन द इकोनॉमिक साइड, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो फॉलो करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लेकिन अहमद साहब, ये अभी जब आपकी जमात के कैंडिडेट्स ने कागजात जमा कराए तो वो कितनी बड़ी तादाद में कराए कि एक एक हल्के से 7-7, 8-8, कहीं तो 10-10, 12-12 लोगों ने भी कागजात जमा करा दिए। तो जब ये कागजात जमा कराने की आप लोगों को इजाजत है, यहाँ किसी ने कोई रुकावट पैदा नहीं की, तो फिर ये पब्लिक गैदरिंग्स करने की जो रुकावट वाली आप बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल सामने है कि वो उठा के ले जाते हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा इवन देन हम कहते हैं कि अगर आप इलेक्शन करवाएं, डेट आगे नहीं होगी,
हम कहते हैं कि बिल्कुल 8 तारीख को इलेक्शन हो और इलेक्शन के डे पे अगर रिगिंग ना हो, आप देखें कि एजेंसी जो है, अदारे जो है, वो इंश्योर करें कि देयर शुड बी फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शन, तो आप देखेंगे कि कितना वोट जो है पीटीआई को आएगा, क्योंकि साइलेंट वोटर है, वो कमिटेड है पीटीआई के साथ, और वो उनके लिए वो जलसे जुलूसों की भी ऐसी जरूरत कोई नहीं है, हम एज पर आई नो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड के अलावा ये रिस्ट्रिक्शन लगा के हमें आउट करने की, दे वांट टू पुश इट आउट फ्रॉम द अरीना ऑफ इलेक्शन। ठीक है, तो शर्मिला साहब, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्वेशन तो अभी तक मौजूद हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें नहीं मिल रही, ऑन ग्राउंड इन्हें जलसे करने की इजाज़त इनके बकौल नहीं मिली, और इस पर ये अदालत भी गए, गुज़िश्ता रोज़ इस पर बड़ी एक अहम समाअत भी हुई थी। आप लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात इनिशियली ऐसे सामने आए थे जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही थी, लेकिन अब वो कम ही सुनने में आते हैं, और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से मुतारिक होकर अदालत भी नहीं गई, तो इनके इशूज़ पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा कि कितने जेन्युइन आपको लग रहे हैं, और आप लोग के अपने जो इशूज़ थे क्या वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं, वो रिजॉल्व हो गए? देखिए, जहां तक हमारे इश्यूज का ताल्लुक है, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड कभी भी नहीं मिली है, चाहे वो आईजीआई बनाने की हवाले से हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बनाने के हवाले से हो, चाहे 2013 में जब हम जलसे जुलूस की बात करते थे तो बम धमाके हो जाते थे, या इस वक्त। लेकिन पीपल्स पार्टी मैदान छोड़ के कभी नहीं भागती, हम जाते हैं अवाम के अंदर, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने खिदमत की है, अवाम में हमारी पजीराई है और लोग हमें बढ़ चढ़ के वोट देंगे, लेकिन हम अपना पैगाम लेके जाते हैं। यहाँ पर तो कोई जमात अपना मंशूर लेके सामने ही नहीं आई है, दे हैव नथिंग टू ऑफर। यहाँ पर सिर्फ बातें हो रही हैं कि जी हम 125 सीट ले जाएंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अलायंसेस बन रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर्स के नाम आ गए हैं कि जी ये होंगे, लेकिन आप अवाम में तो जा ही नहीं रहे, अवाम को अपना एजेंडा तो बता ही नहीं रहे हैं। बात यह है कि अगर पीटीआई के लीगल इश्यूज हैं तो यार उनके लीगल इश्यूज अपनी जगह पे हैं ना, अगर वो उन सवालात के जवाबात नहीं देंगे या उन इश्यूज को एड्रेस सही से नहीं करेंगे तो उनके तो मसाइल बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद नथिंग स्टॉप्स देम फ्रॉम ब्रिंगिंग देयर मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो तो लेकर आए आप, मैनिफेस्टो क्यों नहीं लाते, बता क्यों नहीं रहे अवाम को कि अब हम अगर इक्तदार में आते हैं, अवाम अगर हमें वोट देती है तो हम किस तरीके से सर्व करें। माजी में तो उन्होंने बड़ी बातें की थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उन वादों पे तो वो पूरा नहीं उतरे, कौम में बड़ी मायूसी हो गई। तो अब क्या वो लेकर आए, यार उनके पास कोई चीज है नहीं, दे हैव नथिंग टू ऑफर। पीएमएलएन भी नहीं बता रही, एमक्यूएम भी नहीं बता रही, दीगर जमातें भी नहीं बता रही। हम एजेंडा लेकर आए तो हम पे तनकीद हो रही है। हम पे तनकीद करने के बजाय आपके पास कोई बेहतर चीज है तो सामने लाएं अवाम के, फिर उनको फैसला करने। अच्छा, शर्मिला साहब, एमक्यूएम ने तो आज ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मंशूर रखे, अभी रऊफ साहब कुछ पॉइंट्स बता भी रहते हैं, अभी मजीद भी वो उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। और अब नून लीग की जहाँ तक बात है, उनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी एक कोई 40 से ज़ायद रुकनी एक कमेटी बनी थी जिसको इरफान सिद्दीकी साहब हेड कर रहे हैं, और अभी तक उस कमेटी ने मंशूर को फाइनल नहीं किया, तो वो वाकई एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ये कैंपेन की हद तक अब पब्लिक में जाना भी ये लोग शुरू हो रहे हैं, और आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त, वो ये जो एडजस्टमेंट ये लोग हो रही है तो एक सियासी अमल है, इसमें आप लोग को एतराज़ क्यों है? अगर 2-3 जमातें आपके खिलाफ कोई इलेक्टोरल अलायंस बना रही हैं तो ये इस जी हमें किसी चीज पे एतराज नहीं है, अलायंसेस बनाएं, सीट एडजस्टमेंट्स करें, अच्छा, लेकिन अवाम में तो जाएं। हम तो वो माहौल ही नहीं देख रहे। इलेक्शन का माहौल होता है इलेक्शन का कि जब सारी जमातें मैदान में होती हैं, जलसे हो रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, इधर भी मंशूर सामने है, उधर भी मंशूर सामने है, उस पे बात हो रही है, टेलीविजन टॉक शोज के ऊपर सर मंशूर पे बात हो रही है कि दिस इज द एजेंडा, दिस इज आवर एजेंडा। यहाँ पर बात हो रही है वो बल्ला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पर बात हो रही है कि जनाब पीपल्स पार्टी ने क्या किया, यहाँ पर बात हो रही है कि जी जनाब वो फला से मिले, यहाँ पर बात हो रही है कि मौलाना साहब ने कहा कि जी इलेक्शन मुलतवी हो जाना चाहिए। ये बातें हो रही हैं, इलेक्शन का तो माहौल ही नहीं है। ये बातें भी तो हो रही है ना कि चौधरी शुजात साहब और मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत मिल रही है और वो तय कर रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट हमें कैसे करनी है। फिर आईपीपी से भी हो रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान से भी अभी बातचीत शुरू हुई है। यही तो मैं कह रही हूँ, ये ड्राइंग रूम की सियासत हो रही है ना, ये मेल मिलाप हो रहे हैं, लेकिन अवाम में तो कोई जा ही नहीं रहा। हमें तो कोई जलसा जुलूस नजर नहीं आ रहा। एक माहौल होता था, हमने देखे इलेक्शंस में लोग जाते थे, रैलियां निकलती थी, डोर टू डोर कैंपेनिंग होती थी, न जाने क्या क्या होता था। पार्टी के अलावा तो कोई मैदान है ही नहीं।
ठीक है, तो रऊफ सिद्दीकी साहब, ये जो टॉप लीडरशिप है आपकी, वो कब मैदान में सामने आएगी? हम चलें थोड़ा सा लोअर लेवल पर, आप लोगों ने कुछ पार्टी मीटिंग्स भी की होंगी, कुछ कॉर्नर मीटिंग्स भी की होंगी, टाउन वाइज जलसे भी हो रहे हैं, लेकिन वो जो एक मरकजी क़यादत होती है, एक बड़ा इवेंट होता है, एक किसी हल्के में जाते हैं और वहाँ पर कैंपेन होती है, तो वो वाली बाकायदा, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं, उस तरह से दीगर सियासी जमातों की क़यादत क्यों नज़र नहीं आ रही है? यार वो अगर आप नहीं किसी को नजर नहीं आ रही तो हम क्या करें? MKM पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप तमाम हर दूसरे दिन और तीसरे दिन इतने बड़े बड़े जलसे हम कर रहे हैं हर जगह पर। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल में जो बाकी जमातें हैं, ये उनका काम है कि वो आवाम में जाती हैं या नहीं जाती हैं, और अगर वो नहीं जाती हैं तो ये उनकी हेडेक है, हमारी हेडेक तो नहीं है। लेकिन हम तो आवाम के दरमियान मौजूद हमेशा से साल के 12 महीने रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमने मंशूर दिया है, ये आवाम के मसाइल का हल है। हम ये कहानियां और अफसाने थोड़ी सुना रहे हैं। हमारी पूरी लीडरशिप इस वक्त, और मैं खुद इस वक्त सड़क के ऊपर हूँ, जो आपसे मैं बात नहीं कर पा रहा था, हम तो एक एक जगह जा रहे हैं। हमारे डोर टू डोर हमारे कैंपेन चल रही है। हमारा अपना एक अंदाज है, हम किसी के कहने से सुनने से थोड़ी जलसे जुलूस करेंगे या हम तो आवाम से साल के 12 महीने राब्ते में रहते हैं। और अभी जो हमारा मंशूर आया है, जिसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारा बड़ा वाज़ेह मंशूर है। और यही नहीं है कि इसमें मसाइल क्या है, इसमें मसाइल का हल भी हमने लिखा है। और सबसे बड़ा अहम बात ये कि जनाब जिले जो है उन्हें एम्पावर करना पड़ेगा। हमसे जो बात करने आएगा वो ये सोच के आए कि उसने ये जिले को एम्पावर करना है, लोकल गवर्नमेंट को पावर करना है, वही हमारे पास आएगा तो हमारी बात होगी। इसके अलावा तो हमने दूसरी बात ही नहीं करनी है। अब तो रऊफ साहब, ये काबिल अमल है कितना? चूंकि देखें, आप कह रहे हैं कि जो भी आएगा, तो नून लीग तो पहले ही आपके पास आ चुकी है और उनके सामने फिर आपने ये तमाम तरमीम रखी हैं जो कि आप चाहते हैं। चूंकि ज़ाहिर है आइन में तरमीम एक बड़ा कदम और एक चैलेंजिंग टास्क होता है किसी भी हुकूमत के लिए, तो नून लीग को आपने एग्री कर लिया है, वो उनका कंसेंट है इस पर? हाँ बिल्कुल है ना, जब तो हमने बात भी की है उससे। एक बात, दूसरी बात यह है कि इस पे इतराज क्या है। मिसाल के तौर पर लाड़काना हो, मिसाल के तौर पे लाहौर हो, वहाँ के जो जिले हैं वो जिले ही हुकूमतें जो हैं वो वहाँ पे बनाई जाए। और NFC अवार्ड जो सूबों को, ये था ना कि सूबाई खुद मुख्तारी, वो तो मिल गई ना, आज 15 साल हो गए। लेकिन जिले जो है वो जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है वही नहीं बन के दे रहा। जितने डिक्टेटर आते हैं वो थर्ड टियर लोकल गवर्नमेंट तो बना लेते हैं, लेकिन जमहूरी हुकूमतें बनाने के लिए तैयार नहीं होती। तो मसला ये है कि इस पे बुराई किसी के लिए भी नहीं है, बल्कि जो जमातें जीत रही हैं, ये MPA MNA का काम नहीं है कि सड़कें नदी नाले बनाती फिरे। ये काम है लोकल गवर्नमेंट का, उसको इंपावर कर देना। हमने पूरे पाकिस्तान के सही है। चलें अब देखते हैं कि ये इस पर नून लीग तो एग्री है, लेकिन शर्मिला साहबा इस पर एक शॉर्ट कमेंट आप भी कर दीजिएगा कि आपकी जमात अगर अक्सरियत हासिल करती है और MKM की जरूरत पड़ती है, तो आप एग्री हैं जो इनकी जानिब से ये तरमीम 18वीं तरमीम में पेश की गई? हमारी कलामी हो रही है। जी रऊफ साहब जी, आप कह रहे हैं जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं शर्मिला साहबा का जरा इस पर मैं जवाब दूं। जी शर्मिला साहबा, जरा ब्रीफ कमेंट इस पर काइंडली। ऐसी है कि वो 5-6 सीटों के ऊपर भी उनकी जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वफाक के अंदर जहां तक सूबे का ताल्लुक है, तो सूबे में तो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात यह है कि जहां तक 18वीं तरमीम का ताल्लुक है, तो पीपल्स पार्टी उसको रोल बैक नहीं होने देगी। और 18वीं तरमीम वो तरमीम है जिसकी वजह से सूबे ज़्यादा बाख्तियार बने हैं, और बाख्तियार सूबे एक मजबूत वफाक बनते हैं। और ये जो अमेंडमेंट थी, ये मुत्तफ़िका तौर पे पूरी पार्लियामान ने इसको पास किया था। इसके ऊपर एक कमेटी बनी थी जिसमें तमाम जमातों के पार्लियामानी लीडर्स थे। उन्होंने 100 से ज़ायद इसके ऊपर सिटिंग्स की हैं। उसके बाद जाके ये आईनी तरमीम आई है, और उसमें बहुत अगेन एक पार्लियामेंट्री फॉर्मल सिस्टम आया, क्योंकि पहले तो एक आमिर ने सारे अख्तियारात लेके थे। तो सदर जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम को सपोर्ट किया और पार्लियामान को दोबारा तमाम अख्तियारात मुंतकिल किए। तो देखिए इसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, चलें, ठीक है, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो अहमद उवैस साहब, अब ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर ऐलान कर चुकी है, फैसला कर चुकी है कि इलेक्शन का बाइकआउट तो आप नहीं करने जा रहे, बल्ला मिले या ना मिले, किसी भी इलेक्शन के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे?
जी हाँ, ये असूली फैसला है, लेकिन हमारी एक बड़ी तसलसल के साथ जिस बात पे हम इस वक्त एक हालत जंग में हैं, और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, कानूनी लड़ाई ऐवानों में और अदालतों के अंदर के बल्ले के निशान के लिए, क्योंकि ये हक है और कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स में शामिल है, और किसी ऐसी इवेंचुअलिटी में अगर हुआ तो ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब, शमीला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डॉक्टर अफनानुल्लाह मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जरा इन तमाम मामलों पर डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बार बार नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि नून लीग के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है और इलेक्शन के लिए साजगार हालात पैदा करने की कोशिश उनके लिए की जा रही है, और वो आवाम में नहीं जा रहे हैं और अपने नंबर्स पूरे करने पर तवज्जो दे रहे हैं। तो अब नून लीग ने आवाम में जाना शुरू किया है, अपनी कैंपेन को बाकायदा तौर पर शुरू किया, लेकिन अभी तक जो कैंडिडेट्स हैं उनका ऐलान क्यों नहीं किया जा सका है, और अब किस तरह से नून लीग आगे इलेक्शन की तैयारियों को लेकर चल रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मामला पेशावर हाईकोर्ट का स्टे खत्म होने के बाद उनके लिए जरा मुश्किल हो चुका है, तो उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या सोच है, उसके सियासी पहलू पर डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। तो डॉक्टर साहब, जरा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मामले से हम शुरू करते हैं, चूंकि अब वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, तो कानूनी जंग तो वो अपने तौर पर वहां पर लड़ रहे हैं, लेकिन एक इसका सियासी पहलू है कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनका इस पर क्या मौकिफ है कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनके कलअदम करार दिए गए, वो फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उसके पास मैंडेट था, नहीं था, इस पर क्या राय है नून लीग की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी इसके ऊपर राय ये है कि मामला जो भी लेके आगे चला जाए, इसमें या किसी भी और मामले में, वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। किसी को जो है वो लाडला बनाना, किसी के लिए जो है वो पाकिस्तानी कानून को तब्दील करना, या किसी एक पार्टी के लिए जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करना, ये बात दुरुस्त नहीं है। इस मुल्क के अंदर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को 2002, 2008 और 2018 के इलेक्शन से बाहर रखा गया। पिछले जो 4 इलेक्शन से उनमें से 3 में मियां साहब को बाहर रखा गया। तो जब इस तरह के मामला जो है वो हमारे मुल्क में रहे हों, और फिर उसके बाद जो है बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद आईनी और कानूनी, उसके बाद जो है वो उन्होंने इलेक्शन लड़े, चाहे वो 2013 का हो या अल्लाह करे 2024 का भी हो इंशाल्लाह। तो ये जो है, अगर कोई कहे कि जी नहीं, क्योंकि जी इमरान खान जो है वो स्पेशल हैं और उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, या उनके लिए जो है वो आइन और कानून को तब्दील कर दिया जाए, तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई दुरुस्त बात है। इसी आइन और कानून के तहत इन्हीं अदालतों में हमने भी धक्के खाए हैं, और इधर से ही हमें इंसाफ इवेंचुअली मिला है, क्योंकि सच प्रिवेल करता है इवेंचुअली। तो ये भी जाएं अपना उधर केस प्लीड करें, वहां से अगर रिलीफ मिलता है तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, जाहिर है कि हम तो किसी शख्सियत की बुनियाद पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एज पार्टी उन पर आपकी राय चाह रहे हैं कि वो एज पार्टी जो लोग एक उस मखसूस वाक़े में इन्वॉल्व नहीं थे, जिनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और उनके साथ फिर ज़ाहिर उन्हें भी थोड़ी सी इस वक्त मुश्किलात कुछ पेश आ रही हैं, तो वो उनके साथ ट्रीटमेंट थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए। जो इन्वॉल्व थे उनको तो आप फिर कानून के मुताबिक ट्रीट करें, बिल्कुल उनको सजाएं दें। देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक किसी कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर के तहत ही चलती है ना। वो ये तो नहीं हो सकता कि जो है वो, मतलब कि ये ज़रूर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना मालूम हो, लेकिन ये तो बहुत सारे लोगों को पता भी था। और खैर, इसकी तो 9 मई के मामले की वीडियोज़ और ऑडियोज़ मौजूद हैं, और पूरे पाकिस्तान जानता है किसने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया, किसने धमकियाँ दी। तो मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जो लोग, मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोई गैर कानूनी काम में मुलव्वस है, उनको तो नहीं लड़ने देना चाहिए। जो ज़ाहिर नहीं है इन्वॉल्व किसी गैर कानूनी कानून में, उनको तो ज़ाहिर उनको तो अलाउ होना चाहिए इलेक्शन लड़ना। सही। अब डॉक्टर साहब चलें जरा अब नून लीग की तरफ जरा हम आते हैं। जो 33-34 दिन रह गए अब इलेक्शन में, और अभी तक आप लोगों के कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हो सके, तो इतनी ताखीर क्यों हो रही है? मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, बोर्ड के हम बड़े बड़े इजलास देख रहे हैं, बहुत तवील बैठकें भी लग रही हैं, तो ये फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रही है? देखें, ये जो मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातें, हमारा बिलखुसूस मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व पहले भी रहा हूँ कई दफ़ा। ये जो है ये टिकट अवार्डिंग का टाइम यही होता है। अगले आप 2-3 दिन में देखिएगा टिकट अवार्ड हो जाएंगे।
क्योंकि इसमें आपने टिकट अपनी जमा करानी होती है इलेक्शन कमीशन के साथ, और फिर तकरीबन 1 महीने का टाइम होता है जिसके अंदर आप कैंपेन करते हैं। तो हम उसी स्केड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं जो हमेशा से हम चलते हैं। पिछले इलेक्शन में भी हमने जो है वो 1 महीना पहले ही टिकटें बांटी थी, अभी भी हम 1 महीना पहले ही बांटेंगे। तो ये जो है ये क्योंकि कुछ लोग इस पर प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं तो वो इसको ज़्यादा उछाल रहे हैं, हालांकि इसके अंदर कोई और इसके अलावा कोई मामला है नहीं। बलूचिस्तान की तमाम टिकटें जो है वो मुस्लिम लीग नून अवार्ड कर चुकी है, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा बाकी पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध की टिकटें भी जो है वो हम जो है वो उनको भी और डॉक्टर साहब चूंकि असल बैटलफील्ड तो ज़ाहिर है, असल बैटलफील्ड तो पंजाब है और लोग अभी वहीं का इंतजार कर रहे हैं कि ये टिकट्स की जो तकसीम का मेरिट है, जो तरीक़ाकार है, वो क्या होगा, किस बुनियाद पर दिए जाएंगे। चूंकि जिन चंद लोगों ने पिछले कोई 5-6 माह में नून लीग को ज्वाइन किया है, क्या उन नए आने वालों को यकीन दहानियाँ कराई गई हैं और उनको भी टिकट्स दिए जाएंगे, या फिर वो जो पुराने कारकुनान जो कि कई दहाइयों से अब साथ चले आ रहे हैं और कई ख़ानदान जो कि नून लीग के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी? असल लोग ज़रा ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं। देखिए इसके अंदर जो है वो ज़ाहिर है ये जो मामले होते हैं ये तो सीट टू सीट ही चलते हैं। कुछ जगहों के ऊपर जो है शायद कहीं पे हमें ज़ाहिर अगर हमने पुराने वादे किए हुए और ज़ाहिर हम अपनी ज़बान जो है वो उसको पूरा करते हैं तो शायद हमें एंटरटेन करना पड़े कुछ लोगों को, लेकिन बाय एंड लार्ज 90% से भी ज़्यादा या 95% से भी ज़्यादा सीट्स जो हैं वो मेरिट पे दी जाएंगी, और वो मेरिट बुनियादी तौर पे जो है वो ये होगा कि आपकी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या खिदमात हैं, और आप अपने हलके के अंदर जो है वो कितने आप जो है वो अवाम में उतर के आप मकबूल हैं, और इसके अलावा पार्टी के लिए क्या खिदमात हैं। तो ये इन चीज़ों के दरमियान, इन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर जो है फिर वो टिकट जो है वो बांटी जाती हैं। इलेक्शन जो है वो मुश्किल है ये वाले, तो इसके लिए इसमें हमने ज़रा ज़्यादा तैयारी की है, और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं वो फील्ड करें जो कि ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन लड़ें और जीतें। तो उसके लिए बड़ी तैयारी की गई है, इसलिए आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत सारी मीटिंग्स, दर्जनों मीटिंग्स हुई हैं, सैकड़ों इंटरव्यूज़ हुए हैं, हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया है। उसके अंदर से हमने जो बेहतरीन लोग थे जो हम समझते थे उनको हमने चूज़ किया है, और वो जो है कुछ हो गए हैं और कुछ आने वाले दिनों में हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको पता है कि जब एक दफ़ा टिकट अवार्ड हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है जो भी कॉन्टेस्टेंट होता है वो फिर अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह ज़्यादा तेज़ी से शुरू कर देता है, और फिर जलसे भी होते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी होती हैं, ये जो बड़े बड़े लीडरान हैं ये हमारे उधर जाते भी हैं। तो ये सारा आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब ये दर्जनों मीटिंग्स आपकी जो अपने पार्टी के टिकट्स के मामले पर तो हो चुकी हैं, लेकिन कई मीटिंग्स आपकी दूसरी पार्टी की क़यादत से भी हुई हैं और वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट्स की बात हो रही है। ख़ास तौर पर पंजाब में आपको काफ लीग या इस्तेहकाम पार्टी की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? इनके साथ आप अभी से डायलॉग में क्यों हैं? इनके साथ कौन कौन सी सीट पर एडजस्टमेंट होने जा रही है आगे? देखिए मैंने जैसे आपको पहले भी ये वाली बात बताई कि हमने कुछ कमिटमेंट की थी, तो ज़ाहिर है हमने उन कमिटमेंट्स को जो है वो ऑनर करना होता है, क्योंकि अगर हम ऑनर ना करें हमारी ज़बान की 2 रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी। तो उसके हिसाब से जो है वो ज़ाहिर है हमारी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हमारी कुछ है काफ लीग के साथ, और उसके ऊपर जो है वो कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, मगर अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में उसको वो रिजॉल्व होते हैं कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि हो जाएंगे, और जो है वो कुछ जगहों पर हम उनको एंटरटेन करेंगे और शायद कुछ जगहों पर हम IPP को भी करें, लेकिन बाय एंड लार्ज पंजाब की आप समझ लें 99% जो सीटें हैं उनके ऊपर हमारे अपने कैंडिडेट्स होंगे, और वो हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से ज़बरदस्त तरीके से वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और हम जीतेंगे। तो काफ लीग की डिमांड क्या कुछ ज़्यादा है डॉक्टर साहब कि वो कुछ ज़्यादा सीट्स डिमांड कर रहे हैं, आप कुछ कम देना चाहते हैं? चूँकि ज़ाहिर है कि नून लीग लार्जेस्ट पार्टी है पंजाब की हद तक, तो क्या उनकी डिमांड्स और आप लोगों की जो इस वक्त नेगोशिएशन चल रही है नंबर ऑफ़ सीट्स पर, यही अभी मामला चल रहा है आगे? देखिए बात यह है कि पंजाब के अंदर क्योंकि अल्लाह ताला की मेहरबानी से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत की है और जो है इधर बड़ा डिलीवर करके दिया है, तो हमारी जो कोई भी सीट है ना पूरे पंजाब में, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली की हो या नेशनल असम्बली की, उसके ऊपर एक नहीं कई ज़बरदस्त किस्म के कैंडिडेट्स होते हैं। तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो है वो हम आपने किसी एक को टिकट अवार्ड करनी है, आप बाकियों को जो है वो नहीं कर सकते। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं है अलायंस करके हम कोई इलेक्शन लड़ें, बिलखुसूस पंजाब में। लेकिन ज़ाहिर है जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हम ज़ाहिर हमने कुछ कमिटमेंट किए, हम उनको ऑनर करेंगे, और उसके अंदर कुछ इश्यूज हैं जो आपने जिसकी निशानदेही की है कि जो कुछ सीट्स हैं
जो वो ज़्यादा मांग रहे हैं, शायद हम कम देना चाहते हैं, इस तरह के मामला भी हैं। लेकिन अब देखते हैं आने वाले दिनों में जो है इसके ऊपर क्या फैसले किए जाते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज हमें किसी की ज़रूरत नहीं है पंजाब में इलेक्शन लड़ने की, मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। अच्छा, तो अफनान साहब, जब किसी की ज़रूरत नहीं तो फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि अभी एक नई पार्टी है और उसमें कोई 95-96% वो लोग शामिल हैं जो कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, और वो किस बयानिए को सपोर्ट करते रहे हैं, आप लोगों के बारे में उन लोगों के क्या जज्बात, तासुरात, ख्यालात होते थे वो सबके सामने, उनके साथ बैठना कितना मुश्किल होगा, उनको हुकूमत में शामिल करना कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, आपसे मुराद आपकी पार्टी के लिए? देखिए, बात यह है कि अगर तो कोई इलेक्शन जीत के आ जाएगा वहाँ, तो फिर तो ज़ाहिर है जो कोई इलेक्शन जीत के आता है तो फिर उसको आपको एंटरटेन करना पड़ता है। अगर आईपीपी इलेक्शन जीतेगी और ये तो देखा जाएगा कि 8 फरवरी को क्या रिजल्ट आता है इनका, तो उसके हिसाब से फिर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि उनके साथ करना है नहीं करना। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें इतने वोट और सीटें दे दें कि हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर हो या ना हो, उसके बावजूद कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जिनके साथ हम अपना अलायंस करना चाहेंगे, जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम है, जिनमें शायद MKM भी हो सकती है, और ये नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं। तो ये कुछ है, लेकिन ये सारा का सारा इसको ये डिपेंडेंट होगा कि क्या कितनी सीटें जो हैं वो किसने जीती हैं और क्या डायनामिक्स बनते हैं 8 फरवरी को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे थे कि नून लीग को किसी इत्तेहाद की या किसी दूसरी पार्टी की पंजाब में ज़रूरत नहीं है और बड़ी कामयाबी नून लीग हासिल करेगी। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बड़ी ख़ास और हर दिल अजीज़ शख्सियत ने बोल फैमिली को ज्वाइन किया है। कौन है वो शख्सियत, आपसे मुलाकात करवाएंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और एक बहुत ही ख़ास और हर दिल अजीज़ शख्सियत इस वक्त मेरे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद है। बोल फैमिली में एक बहुत ही शानदार इजाफा हुआ है और पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के चंद मुमताज़ तरीन नामों में से एक नाम इस वक्त मेरे साथ, और एक ऐसा नाम जिसके बारे में कहा जाता है कि बस नाम ही काफ़ी है, और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं होते और उनका काम ही उनकी पहचान बन जाता है। तो वेलकम करेंगे, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और यकीनी तौर पर आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा देखकर और बहुत खुशी होगी आप लोगों को देखकर कि बोल फैमिली का पार्ट बन चुके हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर दानिश साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत वालेकुम अस्सलाम, और आपके व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर वेलकम टू बोल फैमिली। बोल फैमिली को ज्वाइन करके, और आपको तो री ज्वाइनिंग हम कैसे, हाँ, तो एक दफ़ा पहले भी आया था। हाँ, मसलन एक ज़माना था बोल का, जब स्टार्ट हुई थी बोल, नया बोल आया था, तो कुछ अर्से उस वक्त मैं ARY पे था, तो उसके बाद फिर ARY को छोड़कर जब मैं 92 ज्वाइन किया था तो उसके बाद बोल अपने पूरे आबोताब के साथ चमक गया। तो बड़ी अट्रैक्शन थी, काफ़ी एंकर्स उसमें आए, हम भी आए थे उसमें, और उस ज़माने में बोल के साथ एक पाक न्यूज़ दोनों अटैच था। तो हमने फिर यहाँ से प्रोग्राम किया, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स गए, शानदार प्रोग्राम थे, लेकिन ज़्यादा दिन मैं यहाँ नहीं रह सका। उसकी वजह थी कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर मैं स्विच करना पड़ा, फिर हम चले गए, लेकिन तकरीबन 8 महीना हमने काम किया था। अच्छा, और अब उम्मीद है कि इससे ज़्यादा अरसा आप यहाँ काम करेंगे और बोल अपने उसी अज़म के साथ, जिस अज़म के साथ इस इंडस्ट्री में आया था और जिस फील के साथ आया था, जिस सोच को लेकर आया था और जो पॉजिटिविटी पाकिस्तान की बोल को दिखानी थी, एक बार फिर हम उसी राह पर चल रहे हैं। तो इसमें यकीनन आपका बहुत ही कलीदी किरदार सामने आने वाला है। देखिए, तकरीबन 9 साल ARY पे मैं रहा, उसके बाद 92 पे भी 2-3 साल रहा, बोल पे कम रहा। उसकी कुछ वजूहात थी और वो अहम वजूहात थी, उसका नतीजा देखा है आपके चैनल। मुझे जो बड़ी खुशी है इस दफ़ा बोल चैनल में आने की, जो बहुत ज़्यादा खुशी है, वो मेरी चैनल के जो ओनर हैं, चैनल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो बड़े सीरियस और सिंसियर हैं कि इस चैनल को एक बेहतरीन चैनल बनाया जाए और इस चैनल पे कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव गुफ्तगू हो, मैसेजेस जाएँ पब्लिक के लिए, आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ मीडिया में आप भी अब माशाल्लाह उसका हिस्सा हैं। हम तो काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि जनाब 3 मेहमानों को बैठा के लड़ा दिया और एक से सवाल उठाया
दूसरे को फेंक दिया, दूसरे से तीसरे को, तो मुख्तलिफ़ किस्म के अब यहाँ रेटिंग की बड़ी फ़ाइट होती है और लोग उसी को देखते हैं जो लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब यहाँ चैनल के ओनर ने कहा कि जी मुझे ऐसे प्रोग्राम नहीं चाहिए जिसमें लड़ाई झगड़ा हो, फसाद हो, बल्कि वो तो बाज़ औक़ात तो चले एंकर भी कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ इशू में आपस में ही उलझ जाते हैं, लेकिन एक होता है जो क्रिएट किया जाता है एंकर की तरफ से और वो ऐसे सवालात डालता है और फिर दोनों को लड़ाने की कोशिश करता है। तो मुझे ये बड़ी सुन के खुशी हुई कि जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिसमें यही काम हो रहा है, लेकिन कुछ चैनल ऐसे भी हैं, कुछ एंकर हैं जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को कायम रखा है और कोशिश की है कि वो चैनल के ज़रिए चैनल को बेहतर प्रोग्राम दें, अच्छे गेस्ट दें और अच्छे मैसेजेस दें, ना कि जो चैनल के आपके गेस्ट जो आते हैं उनको किसी इश्यूज़ पे उलझा के लड़ा कर रेटिंग की तरफ जाएं। तो ये जो अब मैं बोल में आ रहा हूँ और बोल बल्कि ज्वाइन कर चुका हूँ, हिस्सा हो गया हूँ मैं, तो मुझे ये बड़ी खुशी है कि चैनल के ओनर और चैनल के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी ये आपके ख्वाहिश है और इनकी ये प्लानिंग है, उनकी इस पॉलिसी का हिस्सा है कि इस चैनल को पाकिस्तान का एक बड़ा चैनल बनाया जाए और इसमें संजीदा अच्छे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स हों, उसमें पॉलिटिकल भी हो, उसमें आपके कोऑपरेटिव भी हो, उसमें हेल्थ भी हो, एजुकेशंस भी हो, इसके अलावा आपके गेम भी हो, लेकिन जो पॉलिटिकल आपके प्रोग्राम्स हों वो ऐसे प्रोग्राम्स हों जिससे आप दुनिया को न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को पॉजिटिव मैसेजेस दे सकें, मैसेजेस के हल भी सजेस्ट कर सकें। जाहिर है जब मैसेज आप देंगे तो उसमें सवालात भी होंगे, सवालात के साथ आप उनसे जो है ना उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगे, प्रॉब्लम्स अगर आएंगे तो फिर उसका सोल्यूशन भी देना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस चैनल को लेके इस तरह चला जाए कि इससे ना सिर्फ मीडिया या आपके इस चैनल की जो है वो पॉजिटिविटी सामने आए बल्कि पाकिस्तान को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये मुझे इसकी बड़ी खुशी है, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये तो वक्त अल्लाह ताला को पता होता है कि आया, जैसे मैंने कहा यार भाई मैं 9 साल रहा और एक जब करीब में मुझे 92 मिला, यार भाई दूर था तो स्विच कर गया। और ज़रूरी नहीं कि उस वक्त जाहिर है बोल शायद हम ना छोड़ते, लेकिन कुछ दो एक इशू ऐसे थे जो बाद में वो उसके लिए प्रॉब्लम बने, वही चीज़ें हमें नहीं थी। तो हमने हमेशा कोशिश की है कि कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव जो है प्रोग्राम्स को लेके चलें और ये जो लड़ाई झगड़े फसादात है इससे हट कर। और डॉक्टर साहब ये वक्त की इस वक्त कितनी ज़रूरत है, इस चीज़ की कितनी अहमियत है, जो सोच की मुस्बत तब्दीली है, और आपके प्रोग्राम का नाम भी तब्दीली ही है। तो नाज़रीन को ज़रा ये बताइएगा कि ये तब्दीली विद डॉक्टर दानिश लोग कब से आपको ऑन एयर देख सकेंगे बोल पर, और इस तब्दीली की कितनी अहमियत है जिस सोच को लेकर, जिस पॉजिटिव चेंज को लेकर बोल इस वक्त आगे चल रहा है। देखिए जैसे मैंने कहा कि बोल की न्यू मैनेजमेंट और जो ओनर हैं उनकी सोच बहुत अच्छी है। वो पाकिस्तान में एक अच्छा मीडिया चैनल प्रेजेंट करना चाहते हैं जो बैलेंस प्रोग्राम करे। यहाँ पे पोलराइजेशन इतनी है कि लोग किसी एक न एक सियासी जमात, एंकर भी एक न एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए। चैनल के मालकान जो हैं उनकी ख्वाहिशात पे बाज़ औक़ात रेटिंग की ख्वाहिशात के ऊपर चैनल जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये एक अच्छा जो उनकी तरफ से हमें वो मिला है जो एक पॉलिसी होती है अच्छी। दूसरा ये है कि तब्दीली पाकिस्तान में 76 साल हो चुके हैं और इस 76 साल में तब्दीली के मुंतज़िर हैं, न सिर्फ पाकिस्तान मुंतज़िर है, पाकिस्तान की कौम मुंतज़िर है, अवाम मुंतज़िर है। बेसिकली हमारी बदकिस्मती है कि हम हजूम हैं, कौम नहीं है। तो हम कौम बनना चाहते हैं और ये तब्दीली हो कि न सिर्फ कौम बने हम, बल्कि ये तब्दीली भी हो पाकिस्तान की। जी पाकिस्तान की जो अहम तरीन इंस्टीट्यूशंस है उसमें भी तब्दीली होनी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों की सोच में तब्दीली होनी चाहिए। इसी तरीके से पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इस मुल्क को गवर्न करना, लेके चलना है, इंतज़ामिया, ब्यूरोक्रेट्स, अदलिया, सब में तब्दीली की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि और तब्दीली सिर्फ तब्दीली नहीं बल्कि एक अच्छी तब्दीली के साथ। तो अब अच्छी तब्दीली के लिए बोल इस वक्त एक अच्छा मीडिया रिप्रेजेंटेशन
बनने जा रहा है। और हमारी ये कोशिश होगी, जैसे मेरे प्रोग्राम का नाम भी है कि डॉक्टर दानिश विद तब्दीली विद डॉक्टर दानिश, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम वो चीज़ें सामने लाएं जिससे पाकिस्तान तब्दील हो, पाकिस्तान ऊपर जाए, उसकी इकॉनमी, उसकी एजुकेशन बेहतर हो, उसकी हेल्थ बेहतर हो, उसकी आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो, उसकी इंतज़ामिया इदारे, उसके मुल्क के सियासतदान, उसके लोग और हम खुद एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ जाए। और ज़ाहिर डॉक्टर साहब, चूँकि सबकी ख्वाहिश तो ये है, उम्मीद भी ये है, जो भी आपने गुफ्तगू की कि पाकिस्तान इसी तरह फले फूले आगे तरक्की करे, लेकिन 8 फरवरी के बाद, अब चूँकि आप मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी से हम थोड़ा सा फ़ायदा भी उठा लेते हैं। 8 फरवरी के बाद क्या वाकई ये सब अमली तौर पर भी आप होता देख रहे हैं? इंटेंशन और विल हमारे एक पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के तमाम इदारों में इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान को आगे लेकर चलने की? बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो हक और सच बोलना चाहिए भाई, बिल्कुल बेशक, तो उसमें ये जो अभी हम पोजीशन देख रहे हैं, जो हालात हैं इस वक्त, उस हालात में तो हमें ये महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वक्त तो ये इलेक्शन तकरीबन मुतनाज़ा हो चुका है। और मुतनाज़ा इस तरीके से हो चुका है, मैं नहीं कह रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस हैं, एक बहुत बड़ा इदारा है, सूबाई बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार कौंसिल जो वकला की एक बहुत बड़ा है, ख़ुद पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एनालिस्ट हैं, दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है और जो आपका वो इंतज़ामिया है, उनका तरीक़ेकार जो है वो इतना बेहतर नहीं है, जिससे ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो इलेक्शन जो है वो अभी से मुतनाज़ा हो गया। इसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ख़ुद पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम नहीं देख रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान को एक नेशनल कौमी एजेंडे की ज़रूरत है, हमें वो नज़र नहीं आ रहा है। तमाम सियासी जमातें इस वक्त भाग रही हैं इक़्तिदार के लिए, वो कोई इलेक्टेबल्स को ले रहा है तो कोई सीट एडजस्टमेंट कर रहा है, कोई इस बात पर नहीं बैठा है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो मुआशी बहरान है, जो शदीद मुआशी बहरान है, उस मुआशी बहरान के हल के लिए और पाकिस्तान की आवाम जो इस वक्त बदतरीन गुर्बत में, महंगाई में और बेरोज़गारी में इस वक्त घिरी हुई है, इस दो चीज़ को, पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से और आवाम को इस बदतरीन महंगाई बेरोज़गारी से निकालने के लिए तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आके एक एजेंडे पे आ जाएं कि हमने पाकिस्तान के चलें मीसाक़े मईशत ही कर लें कि ये एक आप जीते, मैं जीतूं या कोई भी जीते, ये मईशत होगी, इसकी ये आपकी पॉलिसी होगी और ये तसलसल में आगे जाएगी। लेकिन हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है वही एलिगेशन, वही इख्तलाफात, वही मारपीट, वही गुस्सा, वही तनकीद। और दूसरा, कोई भी सियासी जमात, मुझे कोई सियासी जमात या कोई रहनुमा ऐसा नहीं नज़र आ रहा है जो आगे बढ़ के ये कह रहा हो कि ये तमाम चीज़ें छोड़ें, आइए कौमी मफाद में, अपने मफादात को छोड़कर कौमी मफाद में बैठकर हम एक फ़ैसला करें जो सबसे बड़ा है। अगर यही हाल रहा तो इलेक्शन के बाद हम एक ऐसा मुतनाज़ा इलेक्शन को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और फिर हम जो ऑलरेडी अभी सियासी अदम इस्तेहकाम है, और आपको पता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम अगर होगा तो उस मुल्क की मईशत कभी तरक्की नहीं कर सकती है। तो चुनांचे अगर यही हाल रहा, तो अगर ऐसा इलेक्शन होता है जिसमें हम एक पाकिस्तान को एक फेयर इलेक्शन नहीं दे सके और यही मुतनाज़ा इलेक्शन हुआ, तो फिर इसका नतीजा है कि आने वाले वक्त में ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, और ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो सोचिए बैनुल-मुल्क दुनिया इस वक्त खड़ी हुई है, वो देख रही है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो आपकी अगर सियासी अदम इस्तेहकाम हुआ तो कैसे करेगी, मईशत फिर मसाइल का शिकार होगी, आवाम मसाइल का शिकार होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मासवाए दो इदारे की, एक फ़ौज है, निगरान ने अच्छे काम किए हैं, और फ़ौज जैसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स है, उस पर आर्मी चीफ और उनकी टीम पूरी काम कर रही है, उसके साथ गवर्नमेंट जो निगरान है वो काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन क्या इलेक्शंस के बाद जो आने वाली जमात है जो भी जीतेगी, और अगर फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो पहले तो ये अब मैंने बता दिया कि तसलसल जारी रहता है, बहुत ज़रूरी होगा, और उसके बाद अगर जो आने वाली हुकूमत है क्या इसकी कंटिन्यूटी करेगी जो पॉलिसी बन रही है। लेकिन मुझे अफसोस के कहना पड़ता है कि इमैच्योरिटी हमें नज़र आ रही है सियासतदानों में, सियासी जमातों में। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगर आखिर में कोई मैसेज अपने प्रोग्राम से पहले आप अगर लोगों को देना चाहें, बोल के व्यूअर्स को देना चाहें, तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैं सिर्फ दो जुमले कहूँगा। एक तो ये है कि आपकी
इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए 3 चीज़ों पे। एक तो जो आपका दीन है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, दूसरा पाकिस्तान है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, और तीसरा जो अहम तरीन इंस्टीट्यूशन है, और उस इंस्टीट्यूशंस में इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी इस वक्त अहम तरीन पाकिस्तान का रोल अदा कर रही है। उसकी सिक्योरिटी, उसकी मजबूती में उसका बहुत बड़ा रोल है। और ये 3 जगह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कुछ इश्यूज़ हैं उन पे बातचीत हो सकती है, लेकिन अब जो हालात हैं उस लिहाज से, जैसे मैंने कहा कि मेरा प्रोग्राम अब इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा और उसमें यही है कि तब्दीली विद डॉक्टर दानिश, तो हम सबको तब्दील होना है। पाकिस्तान मिन हैसल कौम, हमें हजूम से निकल कर एक कौम होना है, और हमें ना सिर्फ एक कौम होना है बल्कि मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी अहम तरीन इदारे हैं उसमें अहम तरीन लोग हैं, उनको अपने मफादात छोड़ के, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, इंतज़ामिया हो, हुकूमत हो, अदलिया हो, मीडिया हो, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो हक़ और सच को लेके आगे चले। हम सबको चाहिए कि हम ऐसा काम करें जिससे एक कौमी सोच डेवलप हो और उससे हम अपने पाकिस्तान को ले, नेशनल इंटरेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब, बहुत ही शानदार साथ इस प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।